नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत की उस व्यवस्था को समझेंगे जिसकी बदौलत तुर्क शासकों ने लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया। केवल युद्ध जीतना ही किसी साम्राज्य की मजबूती नहीं बनता, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासन, प्रभावी राजस्व और शक्तिशाली सेना ही उसकी असली ताकत होती है। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना, सुल्तान और विभिन्न विभागों के दीवानों की भूमिका, इक्ता व्यवस्था क्या थी और यह कैसे कार्य करते थे, सेना का संगठन, भर्ती और नियंत्रण प्रणाली कैसा था, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य सुधार। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसे कार्य करता था और किस प्रकार एकता तथा सेना ने एक साम्राज्य की मजबूती प्रदान की। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। वजीर, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर होता था। वजीर को सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी माना जाता था। उनका प्रमुख कार्य था राज्य की आय और व्यय को देखना, कर व्यवस्था की संचालन, प्रशासनिक कार्यों की निगरानी, सुल्तान को सलाह देना। याद रखिए दोस्तों कि वजीर वित्त एवं राजस्व विभाग का क्या था? प्रमुख, एवं सल्तनत का मुख्यमंत्री, इनका मुख्यमंत्री का पद होता था वजीर का। आइए दीवाने अर्ज के बारे में समझते हैं। यह सेना विभाग का प्रमुख अधिकारी था। किस विभाग का? सेना विभाग का। इनका कार्य था सैनिकों की भर्ती, घोड़ों की जांच एवं सेना का संगठन और युद्ध की तैयारी करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग का महत्व बहुत बढ़ गया था। याद रखिए दोस्तों कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से है? सैन्य विभाग से। अब आइए चलते हैं दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, दोस्तों यह विभाग सरकारी पत्राचार का काम करता था। क्या चीज का? पत्राचार का काम करता था। आज के सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय जैसा समझ सकते हैं। इनके कार्य क्या था? शाही आदेश को लिखना, सरकारी दस्तावेज तैयार करना, प्रांतों से संपर्क बनाए रखना। याद रखिए दोस्तों कि दीवान ए इंसा का संबंध किससे है? पत्राचार विभाग से। अब आते हैं दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत, यह विभाग विदेश नीति और धार्मिक मामलों से संबंधित थे। इनका कार्य था विदेशी राज्यों से रिलेशन स्थापित करना, धार्मिक मामलों की देखरेख करना एवं धार्मिक जो अनुष्ठान था इससे इनका कार्य को अच्छी से देखभाल करना। तो याद रखिए दोस्तों, दीवान ए रसालत विदेशी एवं धार्मिक मामलों से संबंधी। अब देखते हैं काजी। काजी न्याय विभाग का प्रमुख था। किस विभाग का? न्याय विभाग का। उनका कार्य था न्याय देना, विवादों का निपटारा करना एवं शरिया कानून के अनुसार निर्णय देना। याद रखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी को क्या कहते थे? काजी। ठीक है, काजी। आप थोड़ा समझ सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरह आप इसको मान सकते हैं। आइए इनका एक नजर में हम देख लेते हैं। तो वजीर वित्त एवं राजस्व विभाग, दीवान ए अर्ज सेना विभाग, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए रिसालत विदेशी एवं धार्मिक मामले, काजी न्याय व्यवस्था। आइए समझते हैं राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। क्या चीज की?
धन की आवश्यकता होती है। दिल्ली सल्तनत की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था टैक्सेस। आज हम 3 महत्वपूर्ण करों जैसे कि खराज, जजिया और जकात को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खराज की। खराज एक भूमि कर, लैंड रेवेन्यू था। यह किसानों से उनकी कृषि भूमि और उत्पादन के आधार पर लिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर थी। इसीलिए खराज सल्तनत की आय का सबसे प्रमुख स्रोत था। खराज की क्या विशेषताएं थी? तो ये भूमि कर राज किसानों से वसूला जाता था एवं कृषि आय पर आधारित था और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। याद रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का प्रमुख राजस्व का स्रोत कौन था? खराज। अब आते हैं सबसे चर्चित कर। कौन है? जजिया कर। सबसे चर्चित कर जजिया कर। जजिया कर एक ऐसा कर था जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। यह केवल आर्थिक कर नहीं था, बल्कि इसकी धार्मिक और राजनीतिक प्रकृति भी थी। इसीलिए परीक्षाओं में इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इनकी विशेषता के बारे में जानते हैं। यह कर गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था। धार्मिक राजनीतिक प्रकृति के थे। राज्य की अतिरिक्त आय का क्या था? स्रोत था। कई शासकों ने इसे अलग अलग तरीके से लागू किया है। याद रखिए दोस्तों कि जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने अधिक कठोर से लागू किया था। अब आते हैं जकात पर। जकात इस्लाम धर्म में एक धार्मिक दायित्व माना जाता है। क्या चीज माना जाता है? धार्मिक दायित्व माना जाता है। यह कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था, केवल मुसलमान से। जैसे किधर था जजिया नॉन मुस्लिम से, ठीक उसी प्रकार से यह केवल मुसलमानों से लिया जाता था। इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और समाज कल्याण के कार्यों में सहायता करना था। इनकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो ये कैसा कर था? मुस्लिम कर था, धार्मिक कर्तव्य माना जाता था एवं गरीबों की सहायता हेतु इसका उपयोग किया जाता था और इस्लामी आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग था। तो याद रखना दोस्त, जकात बराबर मुस्लिम धार्मिक कर, केवल मुस्लिम से। अब तीनों कर में अंतर समझ लेते हैं। खराज किसान और भूमि धारकों से, उद्देश्य क्या था? राज्य की आय बढ़ाना। और जजिया, जजिया गैर मुस्लिम से, ये धार्मिक एवं राजनीतिक कर था। और जकात, जकात ओनली ओनली किससे? मुस्लिम से लिया जाता था, धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए। आइए सल्तनत की सेना की ओर एक नजर देखते हैं। दोस्तों, किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी सेना ही होती है मित्र। दिल्ली सल्तनत भी अपनी सैन्य शक्ति के कारण ही इतने लंबे समय तक टिक सकी। मंगोल आक्रमणों को रोकना हो, विद्रोह दबाना हो या नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करनी हो, हर जगह सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए देखते हैं कौन कौन किस किस प्रकार की सेना थी। तो पहला था घुड़सवार सेना। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सेना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था कैवलरी का, मतलब कि घुड़सवार सेना का। उस समय युद्धों का परिणाम अक्सर घुड़सवार सैनिक ही तय करते थे। तुर्क सैनिक तेज गति से हमला करने और पीछे हटने की कला में
निपुण थे, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। याद रखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्तिशाली सैन्य शाखा कौन था? किस शाखा? शाखा ऐसे कि पैदल सेना हो गया, हाथी सेना हो गया, घुड़सवार सेना हो गया। तो बोलिएगा कि दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्तिशाली सैन्य शाखा घुड़सवार सेना था। अब आइए स्थायी सेना के विकास की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक सल्तनत काल में सुल्तान आवश्यकता पड़ने पर सेना जुटाता था, लेकिन बाद में विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना, ठीक है, इस विकसित की। इसे स्टैंडिंग आर्मी कहा जाता था, मतलब कि ये परमानेंट सेना था। कैसा था? परमानेंट सेना। उसको जरूरत पड़ने पर लाया और जरूरत खत्म है तो हटा देना, ऐसी व्यवस्था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट आर्मी की व्यवस्था की। इससे युद्ध के समय तुरंत सैनिक उपलब्ध हो जाते थे। इनका लाभ क्या हुआ? मंगोल आक्रमण जो था, इनसे सुरक्षा मिली, विद्रोहों का दमन हुआ एवं साम्राज्य की एक्सपेंशन हुई, विस्तार हुई। याद रखिए दोस्तों कि अस्थायी सेना का सबसे अधिक महत्व किनके कारण बढ़ा? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नकद वेतन की व्यवस्था। दोस्तों, पहले कई सैनिकों के भूमि और अन्य सुविधाओं के माध्यम से भुगतान किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे नकद वेतन देने की व्यवस्था बढ़ गई, इसकी प्रवृत्ति बढ़ गई। नकद वेतन देने के प्रति इनका रुझान बढ़ गया। इससे क्या हुआ? इससे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में आ गए। जो भी सेना था उनके सीधे डायरेक्ट सुल्तान के नियंत्रण में आ गए और सेना अधिक अनुशासित और गतिशील हो गए। तो नकद वेतन प्रणाली ने केंद्रीय सत्ता को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। अब देखते हैं घोड़ों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। सल्तनत की सैन्य शक्ति का आधार अच्छे घोड़े थे, इसलिए घोड़ों की नस्ल, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विदेशों से भी उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े मंगाए जाते थे। याद रखिए, तुर्की सेना का सफलता का मुख्य कारण क्या था? उत्कृष्ट घुड़सवार सेना। उनकी तेज रफ्तार की घुड़सवार सेना इनके जीतने का मुख्य कारण था। आइए अलाउद्दीन के समय में दाग एवं चेहरा प्रणाली को समझते हैं। इससे प्रतियोगिता परीक्षा में काफी प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण व्यवस्था लगाई। कौन? पहला तो पहला था दाग। दाग का अर्थ होता है कि घोड़े पर सरकारी निशान लगाना, जैसे कि गवर्नमेंट का टैगिंग कर देना घोड़े पर। इससे अधिकारी नकली या कमजोर घोड़े प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। अधिकारी जो थे उनको चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पे सरकारी टैग होता था। अब दूसरा था चेहरा। इसमें सैनिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाता था, जैसे कि नाम, पहचान और शारीरिक विवरण। शारीरिक विवरण मतलब क्या? जैसे उनकी हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, आंखें कैसी है, ठीक है, इनका फुट कैसा है। तो ये सब रूप पे इनका चेहरा के रूप में दर्ज किया जाता था। इससे क्या हुई? तो इससे शासन व्यवस्था एवं सैन्य में काफी ज्यादा सुधार आ गया और अधिकारी पर नियंत्रण कर लिया गया। और दूसरा हुआ कि जब सैनिकों को कैश में जब उसको पेमेंट करता था, तो सैनिक अपनी ये आईडी कार्ड, किसे कहेंगे इसको, आईडी कार्ड दिखा करके वेतन ले सकते थे। तो याद रखिए दोस्तों, दाग प्रणाली किस संबंधित है? तो घोड़े की पहचान से। और चेहरा या हुलिया प्रणाली सैनिकों की पहचान से। और इसको लागू करने वाला शासक कौन था? तो लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी।
आइए बढ़ते हैं, इनके स्थापत्य कला को देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन उसकी स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर था। क्या था? आर्किटेक्चर था। इस काल में भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कहते हैं। इन शैली की पहचान तीन प्रमुख फैक्टरों से कर सकते हैं। इसका तीन प्रमुख एलिमेंट्स से हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या? पहला है मेहराब, मतलब आर्क। दूसरा है गुंबद, मतलब डोम। और तीसरा है मिनारेट। इन तीनों से हम इनकी शैली का पहचान कर सकते हैं। इनकी विशेषताओं ने भारतीय स्थापत्य को एक नई पहचान। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कुतुब मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। बाद में जब इल्तुतमिश आए तो इनका अधिकांश भाग पूरा करवाए। इनका महत्व क्या है? इनका महत्व है विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। मतलब ये ईंट, ब्रिक्स, मतलब कि ईंट से बनी हुई मीनार विश्व की सबसे बड़ी यही है। दिल्ली सल्तनत का एक आइडेंटिटी है, एक प्रतीक है, और प्रारंभिक इंडो इस्लामिक स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। याद रखिए दोस्तों कि कुतुब मीनार का आरंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एवं इनकी पूर्णता, अधिकांश भाग पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। आइए अब देखते हैं अलाई दरवाजा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का परिपक्व और विकसित रूप माना जाता है। इनकी विशेषताएं हैं कि इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ है। सुंदर मेहराब, कैसा था? सुंदर मेहराब एवं उन्नत गुंबद तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आकर्षक ज्यामितीय सजावट इसमें गढ़ी गई है। याद रखिए दोस्तों कि अलाई दरवाजा का निर्माता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ये वास्तविक इस्लामी मेहराब और गुंबद के लिए फेमस है। आइए अब तुगलकाबाद को देख लेते हैं। इनका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। यह किला सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इनकी विशेषताएं हैं विशाल पत्थर की दीवार। कैसा कैसा था ये? पत्थर की दीवार, मजबूत किला बंदी, सैन्य दृष्टि से मजबूत, एवं सादगी एवं कठोरता। याद रखिए दोस्तों कि तुगलकाबाद का निर्माता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। एवं तुगलक स्थापत्य की पहचान सादगी एवं मजबूती से होती है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की क्या क्या पहचान रहा? दोस्तों, सल्तनत काल में भारतीय शिल्पकार और मुस्लिम वास्तुकारों ने मिलकर नई स्थापत्य शैली विकसित की। इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इनका प्रमुख विशेषता थी आर्क, मतलब मेहराब, डोम, गुंबद, मिनारेट, मीनार, और अरबी फारसी सुलेख, ज्यामितीय सजावट। कैसा? ज्यामितीय सजावट। आइए दोस्तों, इनकी साहित्य और संस्कृति को हम लोग देखते हैं। तो एक बात सबसे पहले सामने आता है, कौन? अमीर खुसरो। उन्हें केवल एक कवि या साहित्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। वे दिल्ली काल की सांस्कृतिक आत्मा थे। क्या थे? दिल्ली काल की सांस्कृतिक आत्मा थे। इसी कारण उन्हें अक्सर भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। वे कई सुल्तानों के दरबार से जुड़े रहे।
और विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये फेमस हुए। वे एक महान कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार और विद्वान थे। याद रखिए दोस्तों कि अमीर खुसरो का जो उपनाम है वो क्या है? तोते ए हिंद, मतलब कि भारत का तोता। इसका प्रसिद्धि कैसे मिली? तो इसका जो फेमस है ये है कवि, संगीतज्ञ एवं साहित्यकार। दोस्तों, उस समय दरबार की भाषा क्या थी? उनकी दरबार की भाषा फारसी थी। कैसी थी? फारसी थी। लेकिन अमीर खुसरो ने फारसी के साथ साथ स्थानीय भाषा का भी उपयोग किया। उन्हें हिंदवी, क्या होता है? हिंदवी, प्रारंभिक हिंदी एवं उर्दू को लोकप्रिय बनाने में, वहां के आदमियों के बीच में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें हिंदी उर्दू परंपरा का प्रारंभिक महान साहित्यकार के रूप में याद किया जाता है। याद रखिए दोस्तों कि हिंदवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? अमीर खुसरो का। अब देखते हैं इनका योगदान संगीत में कैसा था। दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम भारतीय संगीत इतिहास में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका संबंध विशेष रूप से सूफी गीत और कव्वाली से माना जाता है। उन्होंने संगीत को जनसामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एकदम जैसे कि लोकल जो आदमी था वहां तक इसने संगीत को पहुंचा दिया। कव्वाली सूफी परंपरा का एक लोकप्रिय संगीत रूप है। कव्वाली अमीर खुसरो को इसकी परंपरा के विकास से जोड़ा जाता है। तो याद रखिए, कव्वाली परंपरा से जुड़ा हुआ प्रमुख नाम कौन है? आमिर खुसरो। अब सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो की सबसे बड़ी विशेषता थी भारतीय और फारसी संस्कृति का समन्वय। उन्होंने भारतीय लोक परंपराओं और फारसी साहित्य परंपराओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए उन्हें गंगा जमुनी संस्कृति का प्रारंभिक प्रतिनिधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा जमुनी संस्कृति का प्रारंभिक प्रतिनिधि। उनकी रचनाओं में फारसी जो साहित्य था ये समृद्ध था। भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है, सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है एवं सांस्कृतिक एकता का बढ़ावा दिखाया गया है। आइए अब समझते हैं सूफी आंदोलन एवं भक्ति पर प्रभाव। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौरान केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं हुए बल्कि समाज और संस्कृति में भी बड़े बदलाव आए। इन्हीं परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था सूफी आंदोलन, जिसे आगे चलकर भक्ति आंदोलन को भी क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। दोनों आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर तक सरल मार्ग से पहुंचना, ठीक है, और प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश देना। आइए समझते हैं सूफी परंपरा क्या था। दोस्तों, सूफी संत इस्लाम की रहस्यवादी माइस्टिकल परंपराओं से जुड़े थे। वे बाहरी आडंबर की अपेक्षा ईश्वर से प्रेम और आत्मिक शांति पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? प्रेम, सेवा से होकर ही जाता है। देखते हैं ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती। भारत में सूफी आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध नाम है तो ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती का। उन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। उनका प्रमुख केंद्र था अजमेर।
अजमेर राजस्थान। आजमी अजमेर शरीफ उनकी दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखिए कि चिश्ती सिलसिले का प्रमुख संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एवं इनका प्रमुख केंद्र अजमेर, इनका प्रमुख केंद्र आजमेर। अब आइए निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती परंपरा के सबसे प्रसिद्ध संतों में शुमार है। उन्होंने प्रेम, दया और मानवता का संदेश दिया। वे राजाओं और राजनीति से दूर रहकर जनता के बीच कार्य करते थे। तो याद रखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इसने किस परंपरा की शुरुआत की? तो चिश्ती परंपरा की शुरुआत। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। दोनों आंदोलनों ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने प्रेम और भक्ति को महत्व दिया। इससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक समन्वय, मतलब कि एक दूसरे में मिलाप बढ़ गया। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। सूफी संतों और भक्ति संतों ने संस्कृत या फारसी के बजाय लोक भाषाओं, जो पब्लिक जिसको बोलना और समझना जानते थे, इनका प्रयोग किया। इससे हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। कर्म कांडों का विरोध। दोनों आंदोलन ने अत्यधिक कर्मकांड और बाहरी आडंबर का विरोध किया है। उन्होंने ईश्वर से संबंध, व्यक्तिगत संबंध पर बल दिया है। लोक धर्म का विस्तार। सूफी और भक्ति दोनों आंदोलनों ने धर्म को आम जनता के करीब पहुंचा दिया। इससे धार्मिक विचार केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रहे, ये जन जन तक फैल गया। आइए सल्तनत काल की उपलब्धियां को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सल्तनत काल के शासकों, प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था और स्थापत्य और संस्कृति को अध्ययन कर लिया है। अब सवाल यह है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? दोस्तों, यह स्लाइड पूरे अध्याय का जिस्ट पॉइंट है। इससे परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी प्रशासन। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि थी केंद्रीय शासन व्यवस्था। सल्तनत के शासकों ने पहली बार उत्तर भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित की। सुल्तानों को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था और पूरे प्रशासन पर उनका नियंत्रण था। याद रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का प्रमुख प्रशासनिक उपलब्धि क्या है? केंद्रीयकरण। अब इनकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों, सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था को केवल व्यवस्थित किया गया। खराज, जजिया, जकात जैसे करों के माध्यम से राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति आर्थिक प्रशासन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनका महत्व क्या हुआ? इनका महत्व हुआ कि राजस्व संग्रह व्यवस्थित हो गए, सेना को नियमित वेतन मिलने लगा और बाजार पर राज्य की नियंत्रण बढ़ गया। बाजार नियंत्रण नीति, फिर से याद कीजिए, बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए स्थापत्य को देखते हैं। इंडो इस्लामिक शैली सल्तनत काल की सबसे दिखाई देने वाली उपलब्धि इनकी स्थापत्य कला है।
इस काल में भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मेल हुआ, एक दूसरे से जुड़ाव हुआ, जिससे विकसित हुई इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। इनका उदाहरण क्या क्या है? तो उदाहरण में है कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद ये उनके इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के उदाहरण है। याद रखिए दोस्तों कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य का प्रारंभिक प्रतीक कौन है? कुतुब मीनार। इनकी संस्कृति फारसी और हिंदी का समन्वय। सल्तनत काल में सांस्कृतिक और समन्वय की प्रक्रिया क्या हो गई? तेज हो गई। फारसी भाषा और भारतीय भाषाओं के संपर्क से नई साहित्य परंपराओं का विकास हुआ। अमीर खुसरो जैसे विद्वानों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। याद रखिए दोस्तों, इस सांस्कृतिक समन्वय का मुख्य जो प्रतीक है वो कौन है? अलाउ कौन? आमीर खुसरो। कौन है? आमीर खुसरो। इनकी राजनीति, एकता और सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत ने प्रशासन और सेना को जोड़ने वाली व्यवस्था विकसित की। एकता व्यवस्था और संगठित सैन्य प्रणाली ने राज्य को क्या किया? मजबूत किया। याद रखिए दोस्तों कि एकता व्यवस्था को संगठित रूप किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को संगठित रूप दिया। अब बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन की ओर। क्या क्या कारण रहे हैं? तो दोस्तों याद रखिए कि ये हर साम्राज्य का एक उदय होता है और इसका एक पतन भी होता है। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। कब से कब से? तो 1206 से लेकर के 1526 तक भारत के एकदम बड़े भूभाग पर शासन किया। लेकिन धीरे धीरे एक एक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनसे इनकी नींव क्या कर दी? कमजोर कर दी। आइए समझते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ। दोस्तों, किसी भी राज्य की शक्ति उसके शासक पर निर्भर करती है। जैसे कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली शासकों के बाद कई कमजोर शासक, वीक रूलर सत्ता में आए। सिंहासन के लिए लगातार क्या हो गए? संघर्ष होने लगे। परिणाम क्या हुआ? प्रशासन व्यवस्था कमजोर हो गई, अमीरों का प्रभाव बढ़ गया एवं केंद्रीय सत्ता अस्थिर हो गई। परमानेंट हो गया, मतलब कि अस्थिर हो गई। तो याद रखिए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख जो कारण रहा है, ये उत्तराधिकार का संघर्ष इनका प्रमुख कारण रहा है। प्रांतीय विद्रोह और केंद्रीय कमजोरी। देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत जितना बड़ी होती गई, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन हो गया। जैसे कि बंगाल, गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे। परिणाम क्या हुआ? तो प्रांत जो थे वो टैक्स देना बंद कर दिए। केंद्रीय राजस्व जो था ये घट गया। सल्तनत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगे। याद रखिए दोस्तों कि दक्कन में बहमनी साम्राज्य का उदय सल्तनत की कमजोरी का उदाहरण है। अब आइए तैमूर का आक्रमण को देखते हैं, जो 1398 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत को
बहुत बड़ा झटका देने वाला कौन था? तैमूर का आक्रमण। ये तैमूर, जिन्होंने 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर बहुत बड़ा गहरा आघात पहुंचाया। उसने दिल्ली को लूटा और भारी विनाश किया। परिणाम क्या हुआ? आर्थिक कमजोरी हो गई, जनसंख्या की हानि हो गई एवं प्रशासनिक व्यवस्था शर्मड़ा की। सल्तनत की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। याद रखिए दोस्तों कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 ईस्वी में। आर्थिक कमजोरी एवं सैन्य दबाव, लगातार युद्धों और विद्रोहों ने राज्य की खजाने पर भारी बोझ डाल दिया। राजस्व तो कम होता गया, लेकिन सेना का खर्च क्या हो गया? बढ़ता गया दोस्त, बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें कई जगह सेना को भेजना पड़ता था। कभी इस प्रांत में, कभी इस प्रांत में, कभी छोटे छोटे राज्यों में। तो सेना का खर्च क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जब प्रांत जो फ्री हो गए तो इनको टैक्स तो नहीं देंगे, तो जिस कारण से इनका राजस्व घटता गया और सैन्य खर्च बढ़ता गया। परिणाम क्या हुआ? आर्थिक संकट आ गई, सैन्य में असंतोष हुआ, पैसा नहीं मिलेगा, घर परिवार से जुड़ा नहीं रह पाएगा, केंद्रीय सत्ता वीक हो गई। तो याद रखिए दोस्तों कि आर्थिक संकट ने दिल्ली सल्तनत को जो पतन की ओर जा रही थी उसमें तेजी बढ़ा दी। अब आइए 1526 में बाबर की आक्रमण को समझते हैं। ये अंतिम और निर्णायक कारण है। लोदी वंश के समय अफगान सरदारों और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था? संघर्ष अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया था। कुछ सरदार ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। दोस्तों याद रखिए कि ये भारत आने का खाने पीने के लिए नहीं, इसको सत्ता को स्थापित करने के लिए, इसको उखाड़ फेंकने के लिए निमंत्रण दिया अफगान ने। इसी का परिणाम था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब हुआ? याद रखिए इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? हरा दिया। और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में स्वर्ग सिधार गए। परिणाम क्या हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का द एंड हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। याद रखिए दोस्तों कि पानीपत का युद्ध 1526 में। अब हम लोग प्रीलिम्स के लिए इनको रैपिड फायर की तरह हम लोग पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने चालू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। और पहला अफगान वंश लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हो गया? 1526 में। 1526 में। तो एक ट्रिक से याद रखिए, इनके जो वंश आए क्या है? गुल खिले तो क्या है इसका ट्रिक? देखते हैं, लिखे हैं। इनका ट्रिक है गुल खिले तो सूंघ लो, गुल खिले तो सूंघ लो, गुल खिले तो सूंघ लो। इनका पूरा फ्लो आपको याद हो जाएगा। गुल बराबर गुलाम, खिल बराबर खिलजी, तो बराबर तुगलक, और सुंग बराबर सैयद, और लो बराबर लोदी। इनको याद रखिए दोस्तों। और अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। थैंक यू।
जय हिंद।